नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 6 पेटूराम इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इस पेटूराम पाठ के लेखक है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। तो बच्चों, ये एक विनोदी पाठ है। इस पाठ में हमें बताया गया है कि पेटूराम उपवास के दिन या फिर उपवास के नाम पर कितना खाना खाते हैं। इस पाठ में हमें बताया गया है। तो पेटूराम अपने रिश्तेदारों के यहाँ मेहमान बन के गए थे। तो वहाँ पर एक महिला और पेटूराम के बीच यहाँ पर जो संवाद हुआ था, वह संवाद इस पाठ में हमें दिया गया है। तो वहाँ पर महिला पेटूराम से कहती है, चलिए भोजन तैयार है। भोजन यानी क्या? खाना। तो महिला क्या कहती है पेटूराम से? चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। तो पेटूराम कहता है, मैं? तो महिला क्या कहती है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? तो पेटूराम क्या कहता है, आज मेरा उपवास है। उपवास यानी क्या? व्रत। तो महिला ने पेटूराम से कहा कि चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। तो पेटूराम क्या कहता है कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा क्योंकि आज मेरा उपवास है। इस पर वो महिला आगे पेटूराम से क्या पूछती है, देखिए। उपवास में कुछ तो लेते होंगे? पेटूराम, हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो महिला ने पूछा कि पेटूराम से कि उपवास के दिन तुम थोड़ा बहुत कुछ तो खाते ही होंगे, यानी कि कुछ फल दूध कुछ तो लेते होंगे। तो पेटूराम ने क्या कहा, हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो महिला देखिए यहाँ पर क्या कहती है, फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। तो महिला ने क्या कहा, फिर संकोच कैसा? संकोच यानी क्या? हिचक, आगे पीछे देखना। तो आप संकोच किस बात का कर रहे हो, कृपया करके मुझे बताइए। तो पेटूराम उस महिला से क्या पूछती है, देखिए, अंगूर मिलते हैं? महिला कहती है, हाँ, बहुत मिलते हैं, केवल आधा किलो मंगवा ले। तो देखिए पेटूराम ने उस महिला से क्या कहा कि आपके यहाँ अंगूर मिलते हैं? तो महिला ने कहा, हाँ, बहुत मिलते हैं। तो पेटूराम ने अंगूर कितने मंगवाए यहाँ पर? तो आधा किलो अंगूर मंगवाए। उसके आगे देखिए महिला क्या कहती है, और, यानी कि आपको और कुछ खाने में चाहिए क्या? और? तो पेटूराम क्या कहता है, देखिए, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। तो पेटूराम ने और क्या मंगवाया? तो आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। उसके आगे देखिए महिला, और, यानी कि और आपको कुछ चाहिए क्या? तो पेटूराम क्या कहता है, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। तो पेटूराम ने आगे क्या मंगवाया? तो 1 पाव मेवा, मेवा यानी कि क्या? सूखे फल। तो 1 पाव मेवा और 1.25 पाव मिठाई। इस पर महिला क्या कहती, देखिए, बस या कुछ और? तो महिला ने क्या कहा, क्या पूछा कि इतना ही यार, या और कोई आपको चाहिए खाने में? तो पेटूराम क्या कहता है, आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। तो पेटूराम ने और क्या मंगवाया खाने में? आधा लीटर दूध और रबड़ी, यानी कि पेटूराम ने दूध के साथ क्या मंगवाया? रबड़ी मंगवाई। उसके आगे देखिए महिला क्या कहती है, ठीक, और कोई आज्ञा? तो महिला ने पेटूराम से पूछा कि ठीक है, और कोई आपकी कोई आज्ञा है? तो पेटूराम क्या कहता है, देखिए, नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। तो पेटूराम ने क्या कहा कि नहीं, आज मेरा उपवास है और व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। तो इतना तो बहुत सारा खा रहा है, और अंत में क्या कह रहा है कि मैं व्रत के दिन अधिक नहीं खाता। ठीक है। तो इस प्रकार का एक विनोदी पाठ है। तो लेखक डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी ने यहाँ पर एक विनोदी पाठ के माध्यम से यहाँ पर पेटूराम की खूबियाँ यहाँ पर बताई थी। तो इस पाठ का वाचन कीजिए, और इस पाठ के नीचे देखिए, विराम चिन्हों को पहचानो, पढ़ो और समझो। तो यहाँ पर आपको विराम चिन्ह दिए गए हैं। कौन कौन से? देखिए, वहाँ पर पूर्ण विराम किस तरह दिया जाता है वहाँ पर दिया गया है। अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक,
अर्धविराम। तो उसके आधार पर यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण भी दिए गए हैं, तो हम एक एक करके इस विराम चिन्हों के बारे में आप जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं या फिर कब लगाया जाता है चिन्ह? तो जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पर हमारा वाक्य समाप्त होता है उस स्थान पर हम इस पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे हम फुटबॉल खेलेंगे, यानी कि यहाँ पर वाक्य खत्म हुआ और एक सरल वाक्य है यह, तो हम फुटबॉल खेलेंगे, इसके अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। आज मेरा उपवास है, अंत में पूर्ण विराम। नंबर 3, यह मेरी किताब है, अंत में पूर्ण विराम। नंबर 4, यह आम का वृक्ष है, यानी कि यहाँ पर वाक्य खत्म हुआ और यहाँ पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अभी आगे देखिए अल्प विराम। तो अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है या फिर अल्प विराम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, पढ़ते समय जिस जगह थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते हमें थोड़ी देर के लिए किसी जगह पर हमें रुकना हो तो हमें अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि उदाहरण दिए गए हैं, आओ अब घर जलते हैं, अंत में यहाँ पर पूर्ण विराम दिया गया है, लेकिन आओ के बाद अल्प विराम दिया गया है। तो आओ के बाद हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है। उसके बाद देखिए नंबर 2, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगी। तो क्यों नहीं के बाद में यहाँ पर अल्प विराम दिया गया है और वाक्य खत्म होने के बाद वहाँ पर पूर्ण विराम दिया गया है। नंबर 3, रास्ते में स्नेहा, श्याम, लक्ष्मी मिलते हैं। तो देखिए रास्ते में कौन मिलता है, स्नेहा, श्याम और लक्ष्मी मिलती है। नंबर 4, मेरे घर में माताजी, पिताजी, बुआ जी रहती है। तो मेरे घर में माताजी, पिताजी, बुआ जी रहती है। तो माताजी के बाद में अल्प विराम, पिताजी के बाद में अल्प विराम। तो इसी प्रकार इस अल्प विराम का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पढ़ते समय जिस जगह थोड़ी देर हमें रुकना हो तो वहाँ पर इस अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे देखिए यहाँ पर नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता ही होगा कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर नंबर 1, घड़ी में आप कितने बजे हैं? तो घड़ी में आप कितने बजे हैं? तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, तो इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। नंबर 2, हमारे साथ और कौन आएगा? तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है इस वाक्य में कि हमारे साथ और कौन आएगा, इसलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। नंबर 3, तुम्हारा नाम क्या है? तो इसी वाक्य में भी ये वाक्य पढ़ने के बाद हमें यह मालूम हो जाता है कि इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस वाक्य के अंत में भी क्या लगाया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। नंबर 4, अंगूर मिलते हैं? तो यहाँ पर भी सवाल पूछा गया है, इसलिए इस वाक्य के अंत में क्या लगाया गया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। उसके आगे देखिए अगला विराम चिन्ह का प्रकार विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो देखिए यह विस्मयादिबोधक चिन्ह कब लगाया जाता है? तो बात करते समय कभी कभी हम आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए हम इस विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बात करते करते समय कभी हमें आश्चर्य होता है, हर्ष प्रकट करना पड़ता है, शोक, घृणा आदि जो हमारे जो भाव जो होते हैं, तो वह उन भावों को प्रकट करने के लिए हम इस विस्मयादिबोधक चिन्ह का लिखते समय हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे नंबर 1, यह बगीचा कितना सुंदर है?
तो इस वाक्य में से हर्ष प्रकट हो रहा है। हर्ष जो अपनी जो हमारी जो भावना होती है इस वाक्य से प्रकट हो रही है, इसलिए इस वाक्य के अंत में यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। नंबर 2, हाय अब मेरा क्या होगा, यानी कि इस वाक्य में से शोक प्रकट हो रहा है, इसलिए हाय इस शब्द के बाद यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। तो ये जो चिन्ह है ये वाक्य के अंत में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो नंबर 3, ठहर तेरी यह मजाल, यानी कि इस वाक्य में से क्रोध प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। नंबर 4, छी कितनी गंदी है यह जगह। तो इस वाक्य में से घृणा यह हमारी भावना प्रकट हो रही है, इसलिए यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। इस वाक्य में से इन सभी वाक्यों में कहीं पर सवाल पूछा गया है नहीं, इस वाक्य में सभी हमारी भावनाएं प्रकट हो रही है, इसलिए इस वाक्य में यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रकार जो है हमारा नंबर 5, अर्धविराम। अब अर्धविराम यह चिन्ह कहाँ लगाते हैं, तो वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं लेकिन वाक्य पूरा नहीं होता, वहाँ अर्धविराम इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वाक्य पूरा नहीं होता है लेकिन हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, तो ऐसी जगह पर इस अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे काम पूरा कर लो उसके बाद चले जाना, तो थोड़ी देर के लिए हमें रुकना पड़ता है। उसके बाद नंबर 2, खाना तैयार है सब लोग आ जाओ। नंबर 3, कोई भी रंग रूप से छोटा बड़ा नहीं होता, कर्मों से होता है। तो कोई अपने रंग रूप से छोटा बड़ा नहीं होता है, तो अपने कर्मों से वह बड़ा होता है। नंबर 4, सच तो सच है, झूठ कभी ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। तो यहाँ पर झूठ कभी ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, नहीं इस शब्द का लेखन करने का रह गया है। तो जहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, तो वहाँ पर हम इस अर्धविराम इस चिन्ह का हम उपयोग करते हैं। तो आपको इस पार्ट पर मैं कुछ स्वाध्याय देता हूँ, तो वह स्वाध्याय आपको अपनी कॉपियों में लिखना है। तो अभी देखिए स्वाध्याय कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। उसमें नंबर 1 पूछा गया है, पेटूराम ने कितने अंगूर मंगवाए। तो आपको इसका उत्तर एक वाक्य में पूरी तरह लिखना है, पेटूराम ने कितने अंगूर मंगवाए थे। नंबर 2, पेटूराम ने कितने केले मंगवाए। नंबर 3, पेटूराम ने दूध कितना मंगवाया। नंबर 4, पेटूराम ने दूध के साथ और क्या मंगवाया। नंबर 5, पेटूराम ने मिठाई कितनी मंगवाई। नंबर 6, पेटूराम ने कौन कौन से फल मंगवाए। तो यहाँ पर जो 6 सवाल दिए गए हैं उन सवालों के उत्तर आपको लिखने हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, वाक्य में बीच में अंत में जहाँ पर आपको उचित लगता हो उचित विराम चिन्ह आपको वहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर 7 वाक्य दिए गए हैं, यह 7 वाक्य अपनी कॉपियों में लिखना है और उचित जगह पर आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। तो अब ये दोनों सवाल आप अपनी कॉपियों में लिखिए। आप इस वीडियो को स्टॉप करके आप इन सवालों का लेखन कर सकते हैं।